हेलो बच्चों, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किए थे, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम लोग जो रिमेनिंग रिएक्शन है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन हम लोग को जो बचा हुआ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये एक लाइन यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जो हम लोग रिएक्शन करेंगे इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस बेसिस पे होगा, रिएक्टिविटी के बेसिस पे होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। मतलब क्या है कि जो आयरन है, आयरन अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, और क्या करेगा, SO4 के साथ फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड का। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 से क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है। मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगर हम लोग, तो ये अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, Cu प्लस Mg गिव्स MgO। मतलब Cu क्या है, मेरा कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है मेरा कॉपर ऑक्साइड है, और MgO मेरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से क्या बन रहा है, अगर कॉपर और मैग्नीशियम, अगर कॉपर मेरा मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम लोग अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो जो कॉपर होता है वो बहुत नीचे प्लेस होता है और मैग्नीशियम जो होता है वो ऊपर प्लेस होता है। मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बना लेगा। तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो अगर जिंक मेरा अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, एक एलिमेंट है, एक आयन है जो कि किसको डिस्प्लेस करेगा, H2 को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या फॉर्म होगा मेरा, ZnSO4। मतलब जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ZnSO4 को क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर जिंक जो है वो मेरा हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करता है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन लास्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल नंबर 4 मेरा जो लास्ट एग्जांपल है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो रिएक्शन लिखे हुए हैं। नो रिएक्शन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो जिंक का जो पोजीशन होता है वो जिंक का पोजीशन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। जिंक का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। तो कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव होगा जिंक से। अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से तो कभी भी वो डिस्प्लेस नहीं करवा सकता है जिंक को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए यहाँ पर ZnSO4 को, ये ZnSO4 से जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं करवा पा रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, नो रिएक्शन। अगर डिस्प्लेस करवा पाता, अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो यहाँ पर रिएक्शन का फॉर्मेशन होता, कुछ प्रोडक्ट बनता। लेकिन कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा और क्रिस्प भाषा में समझे तो कहने का क्या मतलब है, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करवाएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और सॉल्ट बनाएगा। बस यही हम लोग को समझना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और जो बाकी एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से आपको उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला अगर हम लोग देखें, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि एक एलिमेंट होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करवाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें डेफिनेशन, तो यहाँ डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच two compounds exchange their ions, two compounds exchange their ions to form two new compounds। मतलब क्या है कि दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड होंगे रिएक्शन में, वो क्या करेंगे, आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे और दो नया कंपाउंड बना लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग जनरल बात करेंगे तो XY मान लेते हैं कि XY मिला के एक कंपाउंड कोई बनाया है, AB मिला के कोई एक कंपाउंड बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आयंस का एक्सचेंज होगा तो मतलब क्या होगा, X मेरा A के साथ चला जाएगा, X से मिलके एक नया कंपाउंड बन गया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं न्यू कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ Y और B मिलके एक नया कंपाउंड बन गया, तो Y B मिलके क्या बन गया, मेरा एक न्यू कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा रिएक्शन को देख के। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें इसका एग्जांपल से क्लियर होगा ये चीज़। देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है NaCl और AgNO3। NaCl क्या होता है मेरा, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट।
AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या है, आयंस अगर एक्सचेंज होगा मतलब क्या है, सोडियम NaNO3 बनना चाहिए, Na किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ चला जाएगा, और Ag किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन भी वही हो रहा है, मेरा AgCl बन रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड। ये फॉर्मेशन क्या हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। और NaNO3 मतलब क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। कुछ नहीं करना है रिएक्शन में, इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, बस आयंस का एक्सचेंज होता है और हम लोग को प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। बस प्रोडक्ट अगर हम लोग को लिखने आना है कि आना है, अगर हम लोग आता है प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो हम लोग आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग को दिमाग में एक दो याद रहना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम्स में आता है डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो हम लोग एग्जाम्पल को भी लिख सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, और क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है मेरा, ये क्या है मेरा, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। अगर बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटासियम सल्फेट के साथ, पोटासियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है अगर पोटासियम सल्फेट के साथ, तो बच्चों बताइए कि इसमें अगर हम आयंस का एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम इसके साथ आ जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और पोटासियम के साथ Cl चला जाएगा, पोटासियम Cl के साथ चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो वही हो रहा है कि बेरियम SO4 BaSO4 हो रहा है, मतलब क्या बना मेरा, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और क्या बनेगा, KCl, KCl कहने का मतलब क्या है, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। तो ये हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखें, जिसमें हम लोग देखें क्या कि बस आयंस का एक्सचेंज होता है, जो कंपाउंड है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड है उनके आयंस का एक्सचेंज होता है, और हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग दोनों एग्जांपल में सेम चीज़ देखें, यहाँ से क्या हुआ, बेरियम मेरा एक्सचेंज किया, बेरियम क्या हुआ, यहाँ से SO4 के साथ चला गया तो बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट बन गया, और पोटासियम क्या हुआ, Cl के साथ चला गया तो वहाँ पर पोटासियम क्लोराइड बन गया। अब एक दो नोटेशन हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग को रिएक्शन में काम आता है। एक दो नोटेशन, जैसे कि अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर ना रिएक्शन में इस तरीके से साइन बना रहता है, जैसे यहाँ पर एक एरो नीचे बना हुआ है, एक एरो नीचे बना हुआ है। अगर एरो नीचे बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है प्रेसिपिटेट, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT। PPT कहने का मतलब है कि अगर रिएक्शन होने के बाद कोई अगर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है मतलब वो जाके नीचे बैठ जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसको हम लोग PPT से रिप्रेजेंट करते हैं। अब PPT से अगर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं तो इसको हम लोग ये ना लिख के इसको डाउनवर्ड एरो से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक दो होता है, अगर हम लोग एरो ऊपर लिखा हुआ है मतलब क्या है, एरो ऊपर देने का मतलब होता है कि यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि H2 गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, और कोई सा भी गैस का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग गैस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या फिर एरो अपवार्ड दिखा देंगे। एरो अपवार्ड दिखाने का मतलब भी वही होता है कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और गैस क्या होता है, जनरली वो उड़ जाता है, तो वो गैस का फॉर्मेशन है। और भी अगर जैसे देखें अगर थोड़ा सा और देखें हम लोग तो क्या लिखा रहता है, सॉलिड। S लिखने का मतलब क्या है, S लिखने का मतलब है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो उसको सॉलिड बोलेंगे। अगर एक्वस कह रहा है, AQ लिखा हुआ है मतलब क्या होता है उसका, एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस किसको बोलते हैं, एक्वस कहने का मतलब है कि उसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मेरा वाटर होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये सारा नोटेशन हम लोग को यूज़ होता है। जैसे कहीं पर L अगर लिखा हुआ है उसका मतलब है लिक्विड। ये बस बेसिक इतने 3 4 5 है जो कि यूज़ होते हैं ज़्यादातर रिएक्शन में, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो रिएक्शन वाला पार्ट था जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको कवर कर लिए हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।